सबसे पहले आज की कवर स्टोरी। तो ट्रंप का जवाबी टैरिफ दुनिया भर के देशों के लिए हर रोज नई सुर्खियां लेकर आ रहा है। अब अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ से इलेक्ट्रिक सामानों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और चिप्स को बाहर कर दिया है। अब इन प्रोडक्ट पर यूएस जो है वो जवाबी टैरिफ नहीं लगाएगा। कुछ दिनों पहले 145% कर दिया था, फिर बाद में वापस ले लिया। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि सामने ये आ रहा है और ट्रंप प्रशासन ने ये साफ भी किया है कि देखिए ये राहत अस्थायी है, ज़्यादा आप इसको पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड मत समझिए। वहीं ट्रंप अब खुद कह रहे हैं कि जिन प्रोडक्ट्स पर छूट दी गई है उन्हें एक अलग टैरिफ बकेट में डालने की प्रक्रिया भी चल रही है, उसका असेसमेंट चल रहा है। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। और इतना जो कंफ्यूज कर दिया है पूरी दुनिया को ट्रंप साहब ने कि भाई आप टैरिफ लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, आप टैरिफ से रिश्तों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं चाइना के साथ, या फिर रिश्तों को खास तौर से व्यापारिक, अब राजनीतिक रिश्ते तो कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन व्यापारिक रिश्तों को क्या आप पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ट्रंप? अब यही हर कोई सवाल पूछ रहा है। ऐसे में आज हम खास मेहमानों को लेकर आए हैं चर्चा के लिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उनसे समझेंगे ट्रंप कितने टर्न लेंगे। जवाबी टैरिफ को लेकर चीन के खिलाफ ट्रंप के तेवर इतने गरम थे, तो आखिर ट्रंप इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल उत्पाद पर लगने वाले जवाबी टैरिफ पर नरम क्यों पड़े? सवाल तो बनता है, क्योंकि दोनों ही देश टैरिफ के मामले में एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे थे और किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं दिखते। तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां बनी, वो कौन सी कारोबारी मजबूरी आन पड़ी जो ट्रंप अपने जवाबी टैरिफ के फैसले से यू टर्न लेने पर मजबूर हुए? ये सवाल कम बिजनेस स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा ज्यादा है। ठहरिए, ट्रंप ने ये यू टर्न केवल इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल आइटम्स के ऊपर लगाए गए जवाबी टैरिफ पर लिया है। बाकी सेक्टर्स पर ट्रंप अपने रुख पर कायम है। चलिए ट्रंप की इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल उत्पादों पर जवाबी टैरिफ में ढील की वजहों को भी समझते हैं। माना क्या जा रहा है, बल्कि यही हकीकत है कि इस सेक्टर से जुड़ी दिग्गज अमेरिकी कंपनियां चीन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य करती हैं। ट्रंप को ये बात समझ में आ चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टैरिफ लगाने से न केवल अमेरिका में इनकी कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि अमेरिकी टेक कंपनियों को भी भारी नुकसान उठाना होगा। इसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिकी मोबाइल कंपनी एप्पल और डेल को भुगतना होगा। आंकड़ों की माने तो अमेरिका हर साल करीब $250 अरब के स्मार्टफोन और कंप्यूटर डिवाइस का आयात करता है, जिसमें अकेले चीन की ही करीब 30% की हिस्सेदारी है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो यह आंकड़ा $12 अरब का बैठता है। अमेरिका की एक और मजबूरी के चलते इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से टैरिफ पर ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। अगर अमेरिका अपने फैसले पर अड़ा रहता तो उसे सेमीकंडक्टर चिप और फ्लैट पैनल की किल्लत से भी दो चार होना पड़ता। अमेरिका में इनकी कमी से तमाम कंपनियों को न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचता, बल्कि ग्लोबल लीडरशिप की साख पे भी बट्टा लगता। ट्रंप मनोवैज्ञानिक तरीके से दूसरे देशों पर जवाबी टैरिफ का बम फोड़ना चाहते हैं, तभी तो पहले उन्होंने इस मामले में 4 कदम आगे बढ़ाया और फिर बड़ी ही चतुराई से 1 कदम पीछे खींच लिया, मानो वो शेर की भांति घात लगाए बैठे हों और किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हों। ट्रंप की चाल उन तमाम अमेरिकी कंपनियों को न केवल आगाह करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका भी दे रही है। जैसे ही अमेरिकी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो जाएंगी, ट्रंप दोबारा टेम्परेरी बेसिस पर लगी जवाबी टैरिफ की इस रोक को हटा लेंगे और इस सेक्टर में एक स्पेशल ब्रैकेट के जरिए जवाबी टैरिफ का ऐलान कर देंगे। फिलहाल तो ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं आप। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अशोक चांडक साहब, प्रेसिडेंट हैं IESA, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका भी शो पे। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। काफ़ी कुछ कंफ्यूज करके रखा हुआ है ट्रंप साहब ने। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यू टर्न लेना समझ में नहीं आया सर, और उस पर भी वो जो कह रहे हैं कि इसको भी आप पूरी तरह से फाइनल मत समझिए, हम अभी बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ सर कि अचानक से इन आइटम्स पर ट्रंप साहब को यू टर्न लेना पड़ा, और उसमें भी अभी उन्होंने एक झोल में छोड़ा हुआ है दुनिया को? बग्गा सर?
देखिए यही है कि लॉबिंग फाइनली पहुंच गई है ट्रम्प टैरिफ पर। तो बड़ी कंपनियों की लॉबिंग के कारण ये रिवर्सल हो गया। और फिर जो उनके हॉकिश ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एबीसी न्यूज को बोला रविवार को कि नहीं, ये फाइनल नहीं है और इसको फिर रिवर्स किया जाएगा। जब सेमीकंडक्टर्स पे टैरिफ आएंगे तो इन चीजों पर भी लगाए जाएंगे। और फिर ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल में पोस्ट करके कह दिया कि जीरो टैरिफ नहीं है, कोई रिवर्सल नहीं है, ये केवल एक टेम्पररी हमने रिलीफ दिया है। और अगले हफ्ते तक उन्होंने बोला है, उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला था 1-2 महीने लगेंगे पूरा पारदर्शिता लाने में इसमें, बट ट्रंप ने कहा अगले हफ्ते ही हम सेमीकंडक्टर्स पे टैरिफ लगाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी आ जाएंगे। तो दो निष्कर्ष निकलते हैं दीपक जी। एक के बड़ी कंपनियों का लॉबिंग सफलतापूर्वक ये रिवर्सल करवा गया, और दूसरा ये है कि फिर से जब एक बारी रिवर्सल तो हो गया और फिर से इनको विचार आया कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, और फिर से अब एक पलटवार हो गया है। बट मार्केट्स क्या देख रहे हैं? मार्केट्स ने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये जो सहूलियत दी गई है, ये जो रियायत दी गई है, ये दो चीज़ों को दर्शा रहा है। एक कि ट्रंप ओपन है इस तरह के रिलीफ देने के लिए। दूसरा, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि चीन के साथ भी अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करार हो जाएगा, चाहे उसमें कुछ महीने लग जाए, बट हो सकता है कि कुछ करार हो जाए। तो इसकी उम्मीद पर आज एशियाई बाजार ऊपर थे, यूरोपियन बाजार ऊपर है अभी, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियां चला रही हैं उसको। और आज अमेरिकी बाजार भी जब खुले हैं तो बिग टेक 2 से 6% ऊपर खुले हैं, और वो पूरे मार्केट का हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आई कि ट्रम्प साहब के कभी एक कमज़ोर कड़ी है, और जैसा वो लग रहे थे कि बिल्कुल अपने बात पर कायम है, जो कह दिया सो कह दिया, अब तो करना ही है वाला जो उनका एटीट्यूड था, ऐसा लग रहा है कि टेक लॉबी के कारण उनको बैकफुट पर भी आना पड़ा है, और दूसरा एक स्पेस भी छोड़ना पड़ा है नेगोशिएशंस के लिए। और इसी उम्मीद में जो आप बता रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव संकेत देख रहे हैं। बट चांडक साहब, इसमें इंडिया के लिए आप क्या देख रहे हैं? अभी हमारी लास्ट टाइम आपसे बातचीत हुई थी, कोई एक्सपोर्ट कॉस्ट एडवांटेज है सर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स वगैरह में? मैं अभी ये जो एक तरह से ये एक टेम्परेरी जो ट्रम्प साहब का अभी ये जो पॉज ही एक तरफ से कह लीजिए, उसमें मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। आगे क्या होगा नोबडी नोज, बट अभी क्या हमारे लिए कोई एक्सपोर्ट कॉस्ट एडवांटेज है, कोई सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी है, कोई शॉर्ट टर्म कंपोनेंट चैलेंजेस नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ में कह रहा हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है सर? सर आप अनम्यूट हो जाएं। हाँ, अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, मौका ज़रूर है। हमने कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी, और आज जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा परिवर्तन ज़रूर है। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे आपने बताया, और वहाँ के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है यूएस के, मिस्टर हॉवर्ड लुटनिक, ये भी बता रहे हैं कि ये एक टेम्पररी फेज़ है, मतलब ये फिर से क्या होगा ये देखना पड़ेगा, अनसर्टनिटी है। तो मैं कहूँगा देखिए, पहले विश्व मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स है और जो सप्लाई चेन है, सब में थोड़ी अनसर्टनिटी दिख रही है। सबको दिख रहा है कि अभी टेंशन है, क्लैरिटी नहीं आ रही है उसमें। इसका मतलब एक ये क्लियर है कि विश्व के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई ज़रूर करेंगे। वो इस बात को ज़रूर देखेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे इसको विविधता लानी पड़ेगी, और कहाँ किस कंट्री के साथ में उन्हें काम करना पड़ेगा, ये उनको देखना ही है, और वो देखना शुरू हो चुका है बाय द वे। तो इसमें भारत के लिए पक्का एक विकल्प निकल कर आता है। और आपने अभी कुछ आंकड़े ज़रूर बताए थे, तो टोटल वैसे 390 बिलियन का एग्जम्पशन है। ये यूएस का जो इंपोर्ट है उसमें से एग्जम्पशन लिस्ट जो 20 आइटम है उसके लिस्ट में मैंने पूरा डिटेल में स्टडी किया था, 390 बिलियन है। उसमें से करीबन 250 बिलियन तो चाइना से आता है। टोटल स्मार्टफोन और लैपटॉप्स वगैरह है जिसमें 30% चाइना से आता है। हमारा सिर्फ 12 बिलियन है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा हेडरूम है इसमें। मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा हेडरूम है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें? एक तो हमने चर्चा भी की थी कि हमारे पास में जो अभी कुछ
स्कीम्स चल रही है उसका पूरा फायदा हमें है, लेकिन मेरी दो चीज़ें हैं, मैं दो चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा आज के डिस्कशन में। जी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो इसमें एक कैटेगरी होती है, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज, ईएमएस। भगा साहब भी जानते हैं और दीपक जी आप भी जानते हैं इस कंपनीज को। इसमें कई ग्लोबल कंपनीज दिग्गज भी लगे हैं जिनके इंडिया में प्लांट है, जैसे फॉक्सकॉन है, फ्लेक्सट्रॉनिक्स है, सैनमिना है, जबिल है वगैरह। और भारतीय कुछ ईएमएस कंपनीज भी बढ़ रही है, उनके भी बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, जैसे डिक्सन है, केन्स टेक्नोलॉजी है, सिरमा एसजीएस है, एवलॉन और वगैरह बाकी लोग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग का मुद्दा है उसके लिए सबसे फास्टेस्ट काम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर भी कहते हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तेज़ी से बनाएं। क्योंकि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपने एक फ़ोन कंपनी की बात की, एप्पल की बात की अभी, जैसे लैपटॉप बनाने में डेल और एचपी, सिस्को, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इनका यूएस में काफ़ी इंपोर्ट होता है, वो सब बाहर से बन के जा रहा है। अब इन कंपनियों के अगर और बाकी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडिया में शिफ्ट हो जाए ग्लोबल ईएमएस कंपनीज के साथ में या इंडियन कंपनीज के साथ में, तो ये फास्टेस्ट काम होता है। और ये ईएमएस कंपनीज 6 से 9 महीने में अपना टर्न अराउंड कर लेती है। 3 महीने में तो कोई काम होता नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट लाने में, उसका किट बनाने में 3 महीने चले जाते हैं। सो हमारे इंडस्ट्री में 6 से 9 महीना इज अ शॉर्ट टर्म, और वो चीज़ कोई मतलब इतना दूर की बात नहीं है वो 6 से 9 महीने का। तो मेरा पॉइंट ये रहेगा कि सबसे पहले तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है बड़े बड़े कंपनियों के ईएमएस कंपनीज के साथ में, उसको इंडिया में लाना होगा, और लोग इससे इस दृष्टिकोण से काम ये कर जो रहे हैं। फॉक्सकॉन ढूंढ रही है सर 300 एकड़ की जमीन ग्रेटर नोएडा में, आप इसी कड़ी में देख रहे हैं इसको भी? मैं तो इसी कड़ी में देखूंगा, क्योंकि फॉक्सकॉन को भी डाइवर्सिफाई करना ही है। वो तो कितने 50 कंट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि इंडिया एक अच्छी तरीके से आगे उभर कर आ रहा है पूर्ण इकोसिस्टम के देखते हुए। तो उन्हें तो इंडिया में काफ़ी एक्सपेंशन का बड़ा मौका है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, जबिल का भी एक्सपेंशन हुआ है। अभी देखिए 1 महीना पहले हमारा एक इवेंट हुआ था गांधीनगर में, जबिल ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो एक्सपांड करेंगे करके। ओके। और अपने जो इंडियन कंपनीज है, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन, मैंने नाम भी लिया है, आप जानते हैं, बग्गा जी भी जानते हैं, वो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो ईएमएस के जो खिलाड़ी हमारे, ये फटाफट अपने कॉन्ट्रैक्ट बना ले, जो कि 6 से 9 महीने 12 महीने में इसका मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गए तो इंडिया को फायदा मिले। जी। दूसरा एक काम जिसपे हम फोकस कर सकते हैं, ये पहला तो काम ये इंडस्ट्री को करना है। सरकार ने काफ़ी स्कीम और इंसेंटिव्स बना के रखे हुए, हमें उसका लेवरेज करना है। ठीक है। दूसरा, सरकार को द्विपक्षीय वार्ता जो बात कर रहे हैं हम, बीटीए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये बड़ा सीरियसली कंस्ट्रक्टिवली डिस्कशन चल रहा है 2 देशों के बीच में। इसको जल्द से जल्द करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम डिस्परेट हो जाए, लेकिन जल्द करें। क्योंकि देखिए अमेरिका ने जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ बनाया, पॉलिसी बनाई, वो भी उन्हें भी उनके देश को, नागरिकों को बताना होगा कि इससे कुछ फायदा हो रहा है। करेक्ट सर। कुछ लोगों से, कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट मैं सर डिटेल में आऊंगा इस पर। आपने सही कहा कि बीटीए को हमें जल्द से जल्द करना होगा, और गिवन द फैक्ट कि इस साल के अंत में हमारी तरफ से आया है बयान कि इस साल का अंत तक हो जाएगा, हम तो कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा लेट हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले पत्ते तो खोले अमेरिका सारे अपने, अब वो बात बात पर बदल जाते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है किसी को समझ में आ नहीं रही। तो शायद हम भी थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बट बग्गा सर, अब अमेरिका में ट्रम्प साहब से लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप कब तक ये टर्न लेते रहेंगे? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कोई पढ़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन सर लोग ये सिंपल अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रम्प साहब से, आप करना क्या चाहते हो? आपने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपने पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया। नंबर 1, क्या ट्रम्प इस इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करके बदल के नया बनाना चाहते हैं? नंबर 1। और अगर सिर्फ चाइना की बात हो रही है तो चाइना से भी आप चाहते क्या हो? चाइना से आप पूरी तरह से ट्रेड खत्म करना चाहते हो या ट्रेड ठीक करना चाहते हो? आपको सर इन दोनों प्रश्नों के जवाब क्या मिल पा रहे हैं अभी? देखिए ये भी अभी इसके आंसर भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही है, बट कोशिश करता हूँ एस्टिमेट देने का आपको। जो यूनिपोलर ऑर्डर बन गया था सोवियत रूस के खात्मे के बाद, उसको अब ये बिल्कुल परास्त करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मल्टीपोलर ऑर्डर बनाने की कोशिश में है। यूरोप पे इनका बिल्कुल यकीन नहीं है, बिकॉज यूरोप अंदर से बहुत हॉलो हो गया है और चाइना पे बहुत डिपेंडेंट हो गया यूरोप। तो यूरोप के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। और क्या कोशिश में है ये कि जैसे जापान हो गया, भारत हो गया, ऐसे देशों के साथ करार करके
एक और पोलैरिटी बनाए, अमेरिका का एक गुट बनाया जाए, और बोल रहे हैं कि काफी एक चाइना का भी गुट बनेगा। तो चाइना के साथ फेवर में तो नहीं है ये एग्रीमेंट के, बोलते रहेंगे, बट चाइना को ये अंदर से खत्म करने की योजना है कि इतना दबाव पड़े, चाइना का एक्सेस कैपेसिटी ऐसा हो जाए, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है चाइना में 20% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और फैक्ट्रियां अब बिल्कुल खाली चल रही हैं। तो इनका यही है कि शॉर्ट टर्म पेन लेके एक बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए, जिसमें वही देश अमेरिका के साथ ट्रेड कर पाएंगे जिन पे 3 शर्तें रहेंगी। एक, डिफेंस में वो हिस्सेदारी, अपना खर्चा भी करे और हिस्सेदारी निभाए अमेरिका के साथ। दूसरा, ट्रेड में कोई इम्बैलेंस ना हो, तो बैलेंस ट्रेड करेंगे। और तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण, कि चाइना के एंटी हो, चाइना को बैकडोर से अंदर लाने वाले वो देश ना हो। आज बड़े चिंताजनक नंबर आए चाइना के, ये तो पता था कि ज्यादातर यूएस रिटेलर्स और यूएस कंपनियां चाइना से एडवांस में माल खरीद रही हैं, तो चाइना का जो एक्सपोर्ट नंबर है डॉलर में 12% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, तो वो अच्छा नंबर था चाइना के लिए। एक्सपोर्ट गिरे उल्टा 7%, बट इंपोर्ट्स बढ़े, तो 100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस आया। बट उसमें चिंता का कारण क्या था, जो चांडक साहब ने पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ कहा था कि भारत का वैल्यू एडेड 20% है। तो सामान आ रहा है चाइना से, और वो लग रहा है इन सब में भारत के को एक्सपोर्ट चाइना का, दीपक जी, 14% बढ़ गया मार्च में। हमारा ऑलरेडी बहुत बुरा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और अगर हमारे यहाँ इस तरह से सामान आता रहा, एक तो यूएस अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा आप सर्टिफाई करिए इसमें कितना चाइनीज माल है आपके इक्विपमेंट में। दूसरा, ये भारत को खोखला कर रहा है, तो ये डंपिंग हो रही है, और 14% डॉलर टर्म्स में भारत के साथ एक्सपोर्ट बढ़ना चाइना का, हमारे यहाँ तो कोई टैरिफ नहीं लग रहे थे चाइना के ऊपर, ये क्यों बढ़ा, ये जरूरी है सोचना। तो ये 3 महत्वपूर्ण है, डिफेंस, बैलेंस ट्रेड, एंटी चाइना। और अगर आप बैकडोर दे रहे हैं चाइना को, जैसे मेडागास्कर हुआ, जैसे कंबोडिया हुआ, जैसे वियतनाम हुआ, वो बैकडोर अलाउ नहीं करेंगे चाइना को। मेक्सिको और कनाडा के हाथ पकड़ के वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज माल के ऊपर स्टैंप लग के अंदर ना आए। वो हर तरह से चाइना को रोकने की प्रत्याशी हैं, और भारत भी ये नहीं कर पाएगा कि चाइना से माल उठाएं और फिर अमेरिका को दे दें। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर, ये तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा। जो अगर हमें, और छोड़िए ये ट्रम्प वाली बात भी छोड़ दीजिए, अगर हमें वैसे भी अगर सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ना है, तो हमें तो अपना वैल्यू एडिशन तो सुधारना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम भी चांडक सर ने कहा था कि हम थोड़ा सा इसमें हमने अच्छा किया है, 20% तक लाएं, बट अभी भी ये बहुत कम है। जितना ज़्यादा इसको हम कर पाएंगे वैल्यू एडिशन को, उतना हमारे लिए अच्छा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रम्प साहब का प्रेशर आ रहा है, ये वैसे भी हमारी पॉलिसी में होना चाहिए। बट चांडक सर, अभी तो चलिए टेम्परेरी एग्जम्पशन स्टेटस है, बट अभी आगे क्या होगा? आप लोग क्या मतलब ट्रम्प साहब की अगली चाल का क्या प्रेडिक्शन आपका है? और जो फोर्थ कमिंग सेमीकंडक्टर टैरिफ्स होंगे वो किस तरह के होंगे? ऑनगोइंग जो ट्रेड वॉर है विद चाइना, वो तो आगे और ख़तरनाक होने ही वाली है। तो उसमें सर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की क्या स्ट्रैटेजी होगी, और आप लोग सरकार से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको किस तरह का सपोर्ट दिया जाए? देखिए, बग्गा जी ने भी बताया, आपने भी बताया, और सब जगह लिखा हुआ है। आगे क्या रणनीति होगी यूएस सरकार की, थोड़ा अनसर्टन है। लेकिन एक अंडरलाइनिंग जो थ्रेड मुझे दिख रहा है और सबको दिख रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ उनको पुल करना है, ये तो क्लियर है। अब किस तरीके से करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये करना है उनको, और वो उस डायरेक्शन में चल रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं फिर रिपीट करूँगा, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए कोई भी देश 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनेगा। उनको दूसरे देशों पर निर्भर होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटायर सप्लाई चेन जिसे कहते हैं हम, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहेगी। तो हमें उस तरीके से देखना है कि ये इंटर डिपेंडेंसी कैसे बने, और जो $500 बिलियन का जो एक लक्ष्य है दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए,
उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कैसे एम्बेड किए जाए उस तरीके से देखना है। हम ये भी चेकेंगे कि जो चिप कंपनीज है, जो सेमीकंडक्टर कंपनीज की बात करते हैं ना, उसमें वर्ल्ड की आधी कंपनीज, आधा बिजनेस तो यूएस कंपनी के हाथ में है। जो बड़े बड़े नाम है जैसे एनवीडिया हो गया, एएमडी है, इंटेल है, कॉलकॉम है और बाकी भी हम नाम ले सकते हैं, बट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सेमीकंडक्टर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस बेस्ड कंपनीज और इनके मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड ऑफ यूएस है। थोड़ा यूएस में भी कर रहे हैं, कुछ बाहर है, तो ये लोग भी वहाँ शिफ्ट करेंगे। जैसे जो टीएसएमसी एक फाउंड्री होती है सेमीकंडक्टर, वो भी वहाँ शिफ्ट करेंगी। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली यूएस में शिफ्ट होगा। जो बाकी देशों में रहेगा वहाँ से होगा। तो हमें तो ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा है भारत के लिए। और हमारी इंडस्ट्री की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी हुई है, 7-8 स्टेट ने अपनी पॉलिसी बना दी, उसको लिवरेज करे, फटाफट जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन पे फोकस करें। वर्कफोर्स डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है क्योंकि हमारे पास में ट्रेन मैन पावर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। इसको जल्दी से निपटाया जाए। आईएसए हमारी बॉडी भी इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से काम कर रही है, तो इसको वर्कफोर्स डेवलपमेंट कराया जाए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किया जाए। जो एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसे ओसैट कहते हैं, आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्ट पैकेजिंग, इसके प्लांट तो 1 साल में रेडी होकर मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देते हैं। तो वो प्लांट जो जैसे माइक्रॉन का है, केन्स का है, एक टाटा का प्लांट आसाम में बन रहा है, ये एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, हम वो $500 बिलियन का जो टॉपिक है उसमें फिल कर सकते हैं। और जो यूएस बेस्ड कंपनीज है उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि यूएस के जो ब्रांड्स है, जो भी कंपनीज है, उन्हें भी ओसैट की ज़रूरत पड़ती है और वो हमारा इंडिया का यूज़ कर सकते हैं। चाइना जाने के बजाय, थाईलैंड, फिलीपींस जाने के बजाय वो इंडिया भी आ सकते हैं। तो हमें, मेरे हिसाब से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा पॉलिसी को लिवरेज करें और एग्जीक्यूशन पे फोकस करें। ये टैरिफ इधर उधर ऊपर नीचे होता रहेगा। हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ाने का जो टॉपिक है उस पर हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट for next 2 to 3 years. Absolutely, sir. Absolutely, sir. You are absolutely right. But बग्गा सर, अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा और वो घंटी क्या इंटेंसिटी क्या होगा, छोटी घंटी बड़ी घंटी कैसे बांधेंगे। आप और हमारी कई बार बातचीत होती है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया के लिए जो भी किया हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए जो भी किया हो, लेकिन हमारे लिए एक वेकअप कॉल तो दे दी है और अगर हम नहीं जागे तो फिर हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो लेकिन अब इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं सर। पहला तो है स्वयं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी कितना चाहेगी? ऐसा तो नहीं चाहेगी कि हम कैपेसिटी बिल्टअप ना करें, हम वैल्यू एडिशंस के लिए वो माहौल ना बनाएं। उसमें गवर्नमेंट काम कर रही है। पूरा दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, वहाँ पर हमारे लिए मौके खुल रहे हैं। लेकिन तीसरा है सर कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं सर कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए वो माहौल बन रहा है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा पुश कर दे, वो जो आप बार बार कहते हैं कि बाबुओं को ठीक करना बहुत ज़रूरी होगा, तो बाबुओं को अगर अभी हमने ठीक कर भी दिया तो प्राइवेट कंपनीज क्या इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं? हम उनको इतना उनको इतना आश्वस्त कर पा रहे हैं कि भैया आप पैसा लगाओ, चिंता मत करो, सरकार आपके साथ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर आपके साथ है, आओ पैसा लगाओ, पैसा बनाओ। वो नहीं है अभी। प्राइवेट कैपेक्स इतने तौर पे नहीं आ रहा है, ये छोटा मोटा है। चाइना का अगर आप जस्ट स्केल देखें तो वो 330 बिलियन उन्होंने एक्सपोर्ट किया मार्च में ही। तो ठीक है, 12% ज़्यादा था, वो निकाल भी दो, 30 बिलियन निकाल दो, 300 बिलियन तो वो कर देते हैं महीने का। ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड देखिए तो साल का 430-440 है, पूरे साल का। तो वो स्केल हमें लाना है। हमारे पास डेमोग्राफिक्स ज़रूर है, हमारे पास सक्षम मैन पावर है जो ट्रेन की जा सकती है। जो हमें पीछे खदेड़ा है रेड टेप है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी है जो बढ़ने नहीं देती आगे। ऊपर से चाहे पॉलिसीज बहुत अच्छी हो और स्टेट की भी पॉलिसीज अच्छी है। अब जैसे तमिलनाडु 9.5% जीडीपी ग्रोथ दिखा दिया उन्होंने, एक फर्स्ट क्लास स्टेट के तरह उभरती है। तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, ये बहुत आगे। योगी जी जो कर रहे हैं काम, रियली जीरो बेस से जो शुरू करके जो यूपी में काम हो रहा है, ये है सराहनीय। बट अगर आप जब फैक्ट्री लेवल पहुंच जाते हैं, जो इंस्पेक्टर राज है,
जो बहुत मुश्किल है, और जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है आपकी वो बहुत ज़्यादा है। और फिर वर्कर्स जो जिस तरह से स्ट्राइक्स हमने देखी है बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में, यही लगता है कि चाइना का पैसा लग रहा है कि भारत में इस तरह की अराजकता फैलाओ कि वो कंपनियां भी सोचें भाई मैं फिर साउथ कोरिया में ही बैठता हूँ या वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में, जहाँ वो काबू में करते हैं वर्कर्स को, यहाँ तो स्ट्राइक पे स्ट्राइक हो जाती है। तो ये सब हमें देखना इकोसिस्टम के तौर पे। बाकी चांस तो है, बहुत जबरदस्त हमारे लिए चांस है, बट इसमें एक और चीज ये देखनी है कि जो जापान के साथ हुआ, जब वो 60 के दशक से 90 के दशक तक बहुत तेजी से बढ़ा, रोनाल्ड रीगन आए, एंटी जापानीज सारा सेंटिमेंट विप अप किया, और फिर जापान को एक ज़ॉम्बी कंपनीज इतने सारे बना दिए कि जापान का ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 15 साल से $4.25 ट्रिलियन जीडीपी पे जापान बैठा हुआ है। तो वो ज़ॉम्बीफिकेशन हो गया, वही अब ये चाइना को कर रहे हैं। तो हमें बहुत सक्सेसफुल भी नहीं हो जाना एक्सपोर्ट में कि इतना बड़ा हमारा ट्रेड बैलेंस हो जाए। ये अभी 40 बिलियन पर ही इतना इश्यूज आ रहा है। तो उसमें क्या लेसन है? डोमेस्टिक क्षमता बढ़ाइए, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाइए। जो 140 करोड़ आपके पास भारतवासी हैं उनको ज़्यादा सक्षम बनाइए, प्रॉस्पेरस बनाइए कि वो कंज्यूम कर सके, ताकि वो एक बारी हो जाए। आज अमेरिका क्यों खड़ा है ऐसे? क्योंकि 20 ट्रिलियन का कंजम्पशन मार्केट है, 30 ट्रिलियन जीडीपी में से 20 ट्रिलियन का मार्केट है। चाइना क्यों ऐसे खड़ा है? क्योंकि चाइना कह रहा है मैं प्रोड्यूसर हूं दुनिया का। चाइना के पास आज के दिन में लगभग $6 ट्रिलियन का मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो ये वर्ल्ड का प्रोड्यूसर वर्सेस वर्ल्ड का कंज्यूमर चल रहा है। हमें दोनों बनना है, हमें प्रोड्यूसर भी बनना है, बट इतना बड़ा नहीं बनना कि जापान और चीन जैसे फिर हमारे पे भी इस तरह के इकोनॉमिक हमले होंगे। उससे पहले अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमी बना लें, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को और बढ़ा कर लें, तो फिर आप इतने सुदृढ़ हो जाएंगे। बगैर से क्विकली बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं कल के मार्केट के ओपनिंग्स के बारे में और लेवल्स के बारे में। किस तरह से देख रहे हैं आप जो अभी जो ग्लोबल मार्केट्स आप देख रहे हैं उस हिसाब से? अच्छा है हमारा तो गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर अभी दिख रहा है। देखिए अभी भी है पूरा 12 घंटे पड़े हैं हमारा मार्केट खुलने में, तो दुनिया बदल जाती है यहाँ पे। तो कुछ शाम को अगर निकल आए, बट अदरवाइज लग रहा है कि अच्छा गैप अप ओपनिंग दिख रहा है। क्या संकट टल गया है? पूरी तरह नहीं, बट ये दिख रहा है कि हमारा मार्केट काफी स्ट्रांग रहा। जब नीचे भी जा रहे थे विदेशी बाजार, हमारे मार्केट ने होल्ड अप किया, क्योंकि ज्यादातर हम डोमेस्टिक हैं। 20% हमारा अर्निंग बाहर से आ रहा है टॉप 400-500 कंपनियों में देखें तो, बाकी डोमेस्टिक हैं हम। वो हेल्प करता है हमें, और काफी मजबूत है डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी। तो बट असर तो आता है, असर आता है आफ्टर अ लेवल, असर आ जाएगा अगर ये गिरता जाएगा। तो ये रिकवरी जो है अमेरिका में ये अच्छा है। डॉलर का गिरना अच्छा है, 99 पे जो आया डॉलर इंडेक्स। नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट फ्लोज बढ़ जाते हैं जब डॉलर गिरता है तो, और हम देख रहे हैं कि पैसा निकल रहा है। पिछले हफ्ते दीपक जी $40 बिलियन यूएस मनी मार्केट और यूएस बॉन्ड फंड्स को मिला के निकला। 5 बिलियन अमेरिकन इक्विटी में आया, तो वो बाय द डिप तो चल रहा है यूएस रिटेलर के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ा उनका रिटेल बेस है जो डालता है पैसा। तो 5 बिलियन का आया पैसा उनके इक्विटी फंड्स में, बट बॉन्ड फंड में से 16 बिलियन निकला और मनी मार्केट फंड में से $25 बिलियन निकला। तो पैसा तो निकल रहा है अमेरिकन एसेट से, और धीरे धीरे करके इसका एक छोटा सा पार्ट इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, और वहां पे भारत को भी एक अच्छा 10-12% का हमें मार्केट शेयर मिलता है इमर्जिंग मार्केट का। तो वो जो आएगा छोटा सा पार्ट, उसमें हमें भी आएगा, बट अभी नहीं शुरू हुआ। अभी ये संकट टले उसके बाद ही। राइट सर, तो 4 सवाल अगर आपके हैं। पहला कि अभी चिंता कहाँ है? चिंता ये है कि अभी संकट टला नहीं है, नंबर 1। जो 3 अच्छे पॉइंट्स बताएं सर ने
रिकवरी आ रही है वो एक अच्छा संकेत है, डॉलर गिर रहा है वो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, और जो सर ने बताया कि अमेरिकन मार्केट से पैसा निकल रहा है और इमर्जिंग मार्केट में आएगा, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। तो ये 3 संकेतों पर आप नज़र रखिए तो आपको आगे की चाल का पता लगेगा। जाते जाते क्लोजिंग रिमार्क ले रहा हूँ चांडक सर से। सर, जैसा कि हम कह रहे हैं कि सब कुछ अभी ठीक ठाक ही हो रहा है, अलाइंड विद एवरीथिंग विच वी ऑलवेज वांटेड, अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा, आप लोग सर उतना हिम्मत दिखा पाएंगे जितना सरकार उत्साहित हो, सरकार काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्राइवेट पार्टीज आएंगी सर आगे? बिल्कुल ज़रूर आएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पिछले 1 साल में करीबन ISA कंपनीज, अपने जो मेंबर कंपनीज हमारे एसोसिएशन की, $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट किया था, उसमें 7 कंट्री के डेलीगेशन आए थे, जापान, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर, स्वीडन, नीदरलैंड्स और US। और सबका इंटरेस्ट काफ़ी यही है कि इंडिया में कैसे मिलकर काम करें, जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। और तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, कई लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं भी किया होगा, आज से 5 साल पहले जो इंडियन कंपनीज थे, इंडियन कॉर्पोरेट्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आने के लिए बड़े हिचकिचाते थे। आज परिस्थिति बदल गई है। आज देखिए, टाटा ने बड़ा कमिटमेंट कर दिया, केन्स ने कमिटमेंट कर दिया, HCL कमिटमेंट कर रहा है, काफ़ी लोग हैं। और एक बात बताऊंगा आपको कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की स्कीम थी, उसके तहत $10 बिलियन का जो एक सहयोग दिया था, सपोर्ट, उसके लिए 5 प्रोजेक्ट अप्रूव किए थे। अब वो तो ख़त्म हो गया अमाउंट, नया स्कीम आना बाकी है। उसके बावजूद भी 5-6 कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कर दिया है और स्टेट भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो आप देखिए, ये चल रही है गाड़ी आगे। और अभी आप देखेंगे 3 से 6 महीने में मैं ज़रूर कहूँगा कि और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हमारे इंडस्ट्री में होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर दोनों में मैं पूर्ण रूप से इससे सहमत हूँ कि इन्वेस्टमेंट होगा। ऑलराइट सर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में हम वैसे भी पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, हम इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना चाहते थे। ये घड़ी आई है, थोड़ी दुनिया के दुखती रग पर हाथ धरना ज़रूर होगा, लेकिन भारत के लिए ये एक मौके की घड़ी है। और मौके की नज़ाकत को अगर सब ने समझ लिया, सरकार ने समझ लिया, बाबू ने समझ लिया और प्राइवेट पार्टीज़ ने समझ लिया, तो समझ लीजिए फिर इसमें हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भगत सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक चांडक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।